वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है, मैंने एचपी जीके की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम डिस्कस करते हैं हिमाचल जीके को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस डाल दी है हिमाचल प्रदेश जीके से रिगार्डिंग, और साथ ही कमीशन और कमेटीज़ भी डाल दी है। आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 1966 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो 1966 तक हिमाचल प्रदेश के कुल कितने जिले थे? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को बात कहना चाहूँगा कि फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पे। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हो रहा था 15 अप्रैल 1948 की मैं बात कर रहा हूँ, तब हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। 4 जिले कौन कौन से थे? सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है 10, ऑप्शन डी जो इसको बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, 4 जिले थे आपके चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। अच्छा, महासू किसको कहा करते थे? देखो, महासू में आप लोगों ने मेन शिमला को नहीं लेना है, क्योंकि मेन शिमला जो है 1948 में जो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। और जो महासू है वो जुब्बल, कोटखाई, कुसुम्पटी और रामपुर बुशहर जो है, चीनी, किन्नौर, ये जो है किसमें थे? महासू जिले में थे। तो इस प्रकार से जब हिमाचल बन रहा होता है 15 अप्रैल 1948 की मैं बात कर रहा हूँ। 15 अप्रैल 1948 जो है डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और नोट भी कर लेंगे। तो ये 4 जिले बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1951 में, 1951 की मैं बात कर रहा हूँ। 15 अप्रैल 1948 से हम चले थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 अप्रैल 1948। स्क्रीन पर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए राइटिंग को माइंड मत करिएगा प्लीज़। 1948, 15 अप्रैल 1948 से शुरुआत की। उसके बाद हम 1951 पर पहुंचे। कब? 1951 की बात कर रहा हूँ। इस समय जो है पार्ट सी का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कौन सा? पार्ट सी। पार्ट सी राज्य कौन से होते हैं? भाग ग का राज्य जिसको कहते हैं 1951 में बने थे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 1952 की, जब हिमाचल प्रदेश में जो है 51 के 1951 और के एंड में और 1952 के शुरुआत में जो वो इलेक्शन शुरू होते हैं, और उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता है और 36 सीटों में से, विधानसभा सीटों में से 24 सीटें जो वो कांग्रेस को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और 24 मार्च 1952 को, 24 मार्च 1952 1952, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन जो है वाईएस परमार जी जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार कब बने थे? तो 4 ऑप्शन हो गए। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस करवा चुका हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जा रहा है। उसके बाद 1956 में क्या होता है? जो है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बनता है, यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं। फिर 1954 में, 1 जुलाई 1954 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 जुलाई 1954, ये डेट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1954, इस दिन जो होता है बिलासपुर को जो हुआ हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जो है बिलासपुर जो वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। कब? 1 जुलाई 1954 को, 1954 को। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 1960 की, 1960 की। तो 1960 को, 1 मई 1960 को जो वो, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं, 1 मई 1960, 1 मई 1960 को क्या होता है कि किन्नौर को जो वो हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। किन्नौर का पुराना नाम चीनी है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखेंगे। पेपर में प्रश्न बनता है कि चीनी इनमें से किसका नाम था, तो 4 जिलों के ऑप्शन आएंगे, उसमें से किन्नौर होगा, तो किन्नौर जो है उसका सही आंसर है। तो किन्नौर को कब मिलाया गया था? 1 मई 1960 को। डेट आप पूरी याद रखेंगे, क्योंकि अभी जो है पार्टिकुलर ईयर नहीं आता है, पूरी डेट आती है। 1 मई 1960 की मैं बात कर रहा हूँ, जब किन्नौर को जो है वो हिमाचल में मिलाया गया था। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ 1966 की। 1966 में क्या होता है कि पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। क्या आता है? पंजाब राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? 1966 में। और 1 नवंबर 1966 को क्या होता है? 1 नवंबर 1966 को जो है हिमाचल प्रदेश में 4 जिले मिलाए जाते हैं। 1948 में 4 जिले, 1954 में, 1954 में बिलासपुर 5, और 1960 में
किन्नौर 6 जिले हो गए। 1966 में 4 जिले कौन कौन से मिलाए जाते हैं? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। कौन कौन से बताए मैंने? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। अच्छा, शिमला अब इस बार जो है वो मेन शिमला शहर की बात की जा रही है। कब मिलाया गया था? 1966 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कौन सा आयोग आया था 1966 में? पंजाब पुनर्गठन आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पंजाब पुनर्गठन आयोग कब आया था, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विशाल हिमाचल कब बना था। तो 1 नवंबर 1966 को जो वो विशाल हिमाचल बना था, क्योंकि इस समय 10 जिले हो गए थे हिमाचल प्रदेश के। आप लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ इस प्रश्न के ऊपर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, 1966 के आप समझ गए, 4 और ऐड हो गए तो 10 जिले हो गए। कौन कौन से 66 में कौन कौन से हुए थे, एक बार फिर से बताता हूँ। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति, 4 जिले। ठीक है, 10 जिले हो गए। अच्छा, तो आप लोग पूछोगे कि सर अभी तो 12 जिले हैं, फिर 12 जिले कैसे हुए? तो 1972 में फिर से जो है वो जिले जो है दोबारा से जिले रिफॉर्म हुए। कांगड़ा से बना आपका हमीरपुर और शिमला से निकला आपका सोलन। तो ये 2 जिले और ऐड हो गए और 12 जिले हो गए हिमाचल प्रदेश के। तो उम्मीद आप लोग फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं इस वीडियो में एक ही में ही इसको पूरा नहीं बता सकता हूँ, आप लोग भी समझते हैं इस बात को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन इसमें जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, करीब 10 क्वेश्चन, तो मोर देन 10 से ही ज़्यादा ही बता दिए हैं, 15 क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और काफ़ी समय ले लिया मैंने इस एक क्वेश्चन पर ही, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे ये। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पर। भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में किस जगह मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंबा में जो है भोजरी फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा हम रिमेम्बर मार्केबल पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि ये जो फेस्टिवल है ये महिलाओं और लड़कियों का फेस्ट है। कब मनाया जाता है? ये जब मिंजर ख़त्म होती है तो उससे 2 दिन बाद ये चलता है, 2 दिनों तक चलता है ये फेस्ट। अगर आप लोगों को याद रखना है कि भोजरी फेस्ट को कैसे हमने रिकॉल रखना है, तो आप लोगों ने ऐसे रिकॉल रखना है कि मिंजर के बाद, जैसे ही मिंजर खत्म होती है उसके बाद 2 दिनों तक ये फेस्ट चलता है। कौन सा? भोजरी फेस्ट। और महिलाओं और लड़कियों का मेनली फेस्ट है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं हम, सूही माता मेला चंबा का मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। कौन सा? सूही माता मेला। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। और ये जो मेला है ये भी बच्चों और महिलाओं का मेला है मेनली। और आप लोगों को पता है सूही माता मेला क्यों मनाया जाता है? रानी सुनैना देवी के बलिदान के लिए, उनके याद के लिए वो जो है सूही माता मेला मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सूही माता मेला कहाँ मनाया जाता है, कौन से ज़िले में? तो चंबा ज़िले में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये फेस्ट इंपॉर्टेंट है, चंबा का है। और अगर हम बात करें हमीरपुर ज़िले की, तो हमीरपुर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? गसोता फेयर। गसोता मेला जो है वो बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे गसोता फेयर। गसोता फेयर कहाँ होता है? ये हमीरपुर में, हमीरपुर का फेयर है, मेला है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमीरपुर का एक और जो सुजानपुर में होली मनाई जाती है, इंटरनेशनल फेयर है एक, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। किसने शुरू करवाई थी? राजा संसार चंद ने शुरू करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सुजानपुर जो है हमीरपुर में बढ़ता है, तो हमीरपुर का ये जो है एक होली जो है वो मनाई जाती है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको भी। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर ज़िले की, तो बिलासपुर के कौन कौन से जो फेमस और बार बार पेपर में पूछे जाने वाले मेले हैं? एक तो है नैना देवी मेला। कौन सा? नैना देवी मेला, इसको ध्यान में रखेंगे। गुग्गा मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में लगता है। नैना देवी मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में लगता है। मारकंडा मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में लगता है। ये तीनों मेले बहुत इंपॉर्टेंट है। गुग्गा मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिलासपुर से हो गया। अभी हम बात करें ऑप्शन डी शिमला की, तो शिमला में कौन कौन सा जो मेला है, फेमस मेला जो बार बार पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, वो है आपका फाग मेला। कौन सा? फाग मेला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाग मेला इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगता है? शिमला में है और बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा, एक और है पत्थरों का खेल, कहाँ लगता है ये मेला भी? ये लगता है आपका हलोग में। डायरेक्ट जो पार्टिकुलर नेम है ये आता है, हलोग में लगता है पत्थरों का खेल जो है मेला। और कहाँ है हलोग? शिमला में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और आता है सिप्पी मेला, कहाँ लगता है? मशोबरा में लगता है।
शिमला में है मशोबरा, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताया, सिप्पी मेला, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेले हैं ये, पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। शिमला अतीत और वर्तमान पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट? शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट बुक जो किसने लिखी है? एडवर्ड जे वक ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एडवर्ड जे वक को कई बार ई जे वक भी लिख देते हैं ऑप्शन में, तो इसको भी ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। बुक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बनेगा, और इंपॉर्टेंट है, बुक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। निकोलस रॉरिक की बात करें हम, निकोलस रॉरिक की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे निकोलस रॉरिक। इनकी बुक का नाम है हिमालयन अवार्ड ऑफ लाइट। कौन सी है? हिमालयन अवार्ड ऑफ लाइट किसकी है? रॉरिक की। हिमालयन अवार्ड ऑफ लाइट, एक बार फिर से बोल देता हूँ, हिमालयन अवार्ड ऑफ लाइट किसकी है? निकोलस रॉरिक की है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर नोहरा रिचर्ड्स की बात करें तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है कंट्री लाइफ। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कंट्री लाइफ पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, तो 4 ऑप्शन होंगे, तो किसने लिखी है? नोहरा रिचर्ड्स ने लिखी है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें जेसी फ्रैंक की, फ्रेंच लिखा हुआ है वैसे इसको फ्रैंक पढ़ते हैं, ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे। जेसी फ्रैंक की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? हिमालयन आर्ट। कौन सी? हिमालयन आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी पूछी जाती है बार बार फ्रिक्वेंटली, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक और पुस्तक डिस्कस की थी जो कि थी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। किसने लिखी है? मनमोहन सिंह ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखेंगे, बार बार पेपर में पूछी जाती है। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी बुक्स से रिलेटेड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश का वाहन योग्य सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो मोटरेबल पास, जिसको जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चल सकती है, वो सबसे ऊंचा पास कौन सा है? कुंजुम पास। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कुंजुम पास कहाँ है आप लोग पूछेंगे, तो कुंजुम, माफ़ी चाहूँगा, कुंजुम पास जो है वो लाहौल स्पीति में है, लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कौन सा? कुंजुम पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें बारालाचा दर्रा की, कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, साच दर्रा कहाँ है? मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साच पास कहाँ है? चंबा जिले में है। चंबा को जो है ये पांगी से जोड़ता है। कौन सा? साच पास। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, साच पास किसको जोड़ता है? चंबा को पांगी से जोड़ता है। अगर हम बात करें एक और पास जो बताया था मैंने, कौन सा? आप लोग द्राटी पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चंबा को पांगी से जोड़ता है, ये भी कौन सा? द्राटी पास। अच्छा, 2 पास जाइए सिमिलर नेम के, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बार बार पूछे भी जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, इसीलिए ही, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। कौन कौन से? एक हुआ द्राटी पास कहाँ है? चंबा को पांगी से जोड़ता है। दुलची पास कहाँ है? कुल्लू में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को सेपरेटली याद रखना है। दुलची पास कुल्लू, द्राटी पास चंबा। अच्छा, चंबा का एक और पास है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? पादरी पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। पादरी पास कहाँ है? चंबा में है। चंबा को किससे जोड़ता है? जम्मू से जोड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चंबा में और भी बहुत सारे पासेस हैं, जैसे कि कुक्ति पास, चोबिया पास और दुग्गी पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, आप लोग इनको भी ध्यान में रखेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आपके माइंड में स्पार्क कर रहा होगा, नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अच्छा, जलोरी पास की हम बात करें तो जलोरी पास कहाँ है? जलोरी पास है आपका कुल्लू में। कौन सा? जलोरी पास। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कुल्लू को सिराज से जोड़ता है। कौन सा? जलोरी पास, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और है सिमिलर नाम का जलोरी पास से ही, जालसू पास। जालसू पास कहाँ है? चंबा में है। जलोरी पास कहाँ है? कुल्लू में है, कुल्लू को सिराज से जोड़ता है। और जालसू पास चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है, मेनली भरमौर को कांगड़ा से जोड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है आप लोग इन जहाँ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं मैं उनको डिफ्रेंशिएट करता रहता हूँ, और उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में कैप्चर कर पा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, कुल्लू के कुछ एक और महत्वपूर्ण पासेस की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि चंद्रखैनी दर्रा कहाँ है? कुल्लू में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक और रोहतांग दर्रा कहाँ है? जहाँ पर अटल टनल बनी है, कहाँ है रोहतांग दर्रा? रोहतांग दर्रा है आपका कुल्लू जिले में, जहाँ पे क्या बनी है? अटल टनल बनी है। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? ऑप्शन ए में आएगा आपको, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। ऑप्शन बी, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। ऑप्शन डी, कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो किसको जोड़ता है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अभी मैं बात कर रहा हूँ
रोहतांग दर्रे की। तो रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। पार्टिकुलरली याद रखना है कि लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है कौन सा, रोहतांग पास। अच्छा, रोहतांग पास की हाइट भी आती है 3798 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3798 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। किसकी हाइट लिख रहा हूँ मैं, रोहतांग पास की, कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों ने। अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, कुल्लू के सारे पासेज मैंने बता दिए, कौन कौन से बताए, चंद्रखैनी दर्रा बताया, दुलची पास बताया, रोहतांग पास बताया, और दुलची पास तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, चांसल पास आप लोगों को कुछ स्पार्क कर रहा होगा माइंड में। चांसल पास शिमला जिले की हाईएस्ट पीक कौन सी है, चांसल है। तो चांसल पास भी वही है। तो ये जो चांसल पास है कहाँ है, शिमला में है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं काफ़ी कुछ डिस्कस करता रहता हूँ यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर कंटेंट और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आपका नॉलेज एनहांस हो रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम आराम से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जल्दी की, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोगों को पता है, आप अगर अच्छे से कंटेंट को रिसीव कर रहे हैं, गैदर कर पा रहे हैं, तो इट इज़ बेनिफिशियरी टू यू। वर्तमान में मैं भी एचपीयू से बीएड ही कर रहा हूँ। लगभग फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म होने को है, जून में एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो थोड़ी सी अपनी कौशल और अनुभव के लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों को गाइड प्रोवाइड करवा रहा हूँ, गाइडेंस। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, चंबा में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही होती है किसी स्टेट के द्वारा, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इससे जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस के लिए एक फ्यूल का काम करेगी। और ग्रीन हाइड्रोजन का मेनली मॉडल किस पे है, ग्रीन एनर्जी पे है। ग्रीन एनर्जी क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि जो पोल्यूशन वगैरह है, कार्बन एमिशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। आप लोगों को पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2070 तक जो है वो जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। कब, 2070, 2002 माफ़ी चाहूँगा, 2070 तक जो है वो जीरो एमिशन का जो है, जीरो कार्बन एमिशन का जो है टारगेट रखा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है कि हमने कार्बन जो है उसका जो प्रोड्यूस जो कर रहे हैं कार्बन, उसको जीरो करना है, पूरा जीरो करना है। तो कैसे होगा, ग्रीन एनर्जी से होगा, जो कार्बन एमिट नहीं करती है। सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रोजन एनर्जी होगी, ऐसी ऐसी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, जिससे क्या है, कार्बन एमिशन को जीरो किया जा सकता है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये बहुत ही आजकल के वर्ल्ड वाइड पर एक बहुत बड़ी समस्या है, और कंट्रोल करने के लिए सरकारें बहुत एफर्ट्स कर रही है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसने किया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, औरंगजेब ने किया था। राजा की उपाधि से सम्मानित किसको, कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था औरंगजेब ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्यों किया था, क्योंकि जो ऐसा कोई पार्टिकुलर है तो नहीं, बट ऐसा जो है इनके अलाइंसेस ठीक थे, क्योंकि जो राजा जगत सिंह है कुल्लू का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा था कुल्लू का। और जो ये दाराशको के अगेंस्ट था। दाराशको जो था वो औरंगजेब का बड़ा भाई था, और वो वह गद्दी पर बैठना चाहता था। तो इसलिए राजा जगत सिंह जो है कुल्लू का, वो दाराशको के अगेंस्ट था, विद्रोह वगैरह भी किया था। तो इसलिए इनका अलाइंसेस ठीक थे, तो औरंगजेब ने जो इनको राजा की उपाधि दी थी। आपको स्टोरी इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगते रहे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन को रटना, लॉन्ग टर्म तक याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों को पार्टिकुलर मेन कंसेप्ट याद है तो आप लोग आंसर जो है डायरेक्टली स्पार्क कर जाता है पेपर में। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ही चलता हूँ, और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर औरंगजेब इसका सही आंसर होगा, और कुल्लू का जो है स्ट्रॉन्गेस्ट राजा थे जगत सिंह। अच्छा, जगत सिंह से एक और क्वेश्चन आता है कि रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से किसने मंगवाई थी, कौन से राजा ने मंगवाई थी कुल्लू के? तो ये मंगवाई थी जगत सिंह ने, जो अभी आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बनता है कि अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति किस राजा ने मंगवाई थी? तो चार ऑप्शन हो गए, उसमें से जगत सिंह जो होगा ये ऑप्शन में है। तो जगत सिंह ने जो है रघुनाथ की मूर्ति जो है वो मंगवाई थी अयोध्या से। क्यों मंगवाई थी, आप लोग पूछेंगे, क्वेश्चन है क्यों मंगवाई थी। और क्वेश्चन राइज होना भी चाहिए, क्वेश्चन राइज करना अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे जो है कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। क्यों मंगवाई थी, क्योंकि उन्होंने किसी ब्राह्मण की जो है वो हत्या कर दी थी, और उसके प्राश्चित के लिए ही जो वो रघुनाथ की मूर्ति जो है, दामोदर दास नाम याद रखेंगे आप लोग, एक दामोदर दास, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये। उनसे जो है वो अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति मंगवाई थी। कब की बात हो रही है ये, 1653 की बात हो रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। माफ़ी चाहूँगा,
1653 की बात हो रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये स्टोरी समझ गए होंगे क्यों मंगवाई थी, कब मंगवाई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि कुल्लू का दशहरा कहाँ लगता है, तो ढालपुर मैदान में लगता है। कहाँ लगता है? ढालपुर मैदान में लगता है। इंटरनेशनल फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले होते हैं, फिर राज्य स्तरीय मेले होते हैं, फिर जिला स्तरीय मेले होते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेले हैं। मेला है कुल्लू का दशहरा कहाँ लगता है? ढालपुर मैदान में लगता है। किसने शुरू करवाया था, किसके समय काल में शुरू हुआ है, तो राजा जगत सिंह के समय में शुरू हुआ है। और ये ऐसा क्वेश्चन आया कि कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो राजा जगत सिंह। इसको आपने टिक कर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं कुल्लू जिले से ही। और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? कांगड़ा जिले में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, कांगड़ा जिले में आप लोग पूछेंगे कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो कितनी है? 15 है। कांगड़ा में 15 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना। अगर मंडी की हम बात करें, ऑप्शन सी में, मंडी में है 10। मंडी में है 10, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ, इसके आगे 10 लिख देता हूँ। मंडी में है 10, ये मैंने बात की है कांगड़ा की। कांगड़ा में है 15। शिमला में कितनी है? 8 है। एस लिख देता हूँ, इधर 8 लिख देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। विधानसभा क्षेत्र। और कुल्लू में कितनी है, कि कुल्लू लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। कुल्लू में है आपकी 4। कितनी? 4 विधानसभा क्षेत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मंडी की बताई मैंने 10, और ये बताई मैंने आप लोगों की कांगड़ा की 15, सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, बनता है पेपर में क्वेश्चन। और ये बताई मैंने 8 जो बताई है शिमला की बताई है, कुल्लू की बताई है मैंने 4, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ गए होंगे। एचपी विश्वविद्यालय एचपी यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। शिमला के पहले उपकुलपति कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर आर के सिंह। इनका पूरा नाम है डॉक्टर रामकरण सिंह। आप लोगों ने अगर याद रखना हो तो डायरेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले उपकुलपति का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो मैंने इसको स्टार लगा दिया है। कौन थे? डॉक्टर आर के सिंह, रामकरण सिंह इनका पूरा नाम था। अच्छा, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैमगुल सियावेही वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गैमगुल सियावेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जा रही है। मैंने बहुत बार पिछली वीडियोस में भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ ये क्वेश्चन, एक बार फिर से आ गया, तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं इससे कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, बार बार पूछा जा सकता है। 1949 में ये बनी थी। कहाँ है? चंबा जिले में है। कहाँ है? चंबा जिले में, 1949 में। माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पर, 1949 में बनी थी। और कहाँ है? चंबा जिले में है। और कौन सी तहसील में है ये? चंबा जिले की सलूनी तहसील में है। अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली, आप लोगों ने ज्योग्राफिकली याद रखना है तो सलूनी तहसील में पड़ती है ये। गैमगुल सियावेही बार बार पूछी जा रही है, आजकल भी फ्रिक्वेंटली ये पूछी जा रही है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, चंबा जिले की और भी महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में जो बार बार पूछी जा रही है, एक तो आपकी होगी कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत बार पूछी जा रही है। कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंबा जिले में है। साथ ही अगर हम बात करें तुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं यहाँ पर कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख देता हूँ। कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? चंबा जिले में है। अच्छा, एक और कौन सी बताई मैंने? तुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे लिखा हुआ आता है, तुंडाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो ये भी कहाँ है? चंबा जिले में है। अच्छा, एक और बात करें, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? चंबा में, ये भी पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो आप लोगों ने ज्योग्राफिकली कैसे याद रखनी है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आज फिर बता देता हूं। ये जो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये खजियार और डलहौजी के पास में है, उनके बीच में ही पड़ती है, नज़दीक में ही है। तो वैसे आप ज्योग्राफिकली माइंड में एक मैप सेट कर सकते हो, हाँ कि एक खजियार के पास में है। खजियार फेमस प्लेस आप लोगों को पता ही है, खजियार झील से पेपर में आती भी है। खजियार झील कहाँ है? चंबा जिले में है। तो इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे आप लोग। कांगड़ा जिले की अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो कौन सी है? धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कांगड़ा जिले में। पेपर में पूछा जाए कि धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आप लोग कांगड़ा ऑप्शन टिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है?
लाहौल स्पीति में है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, माफ़ी चाहूँगा मैं। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लाहौल स्पीति में, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए ये पेपर में पूछी जाती है। ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति की मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा, अगर हम बात करें कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू में तो बहुत सारी है। कुल्लू की एक आपने याद रखनी है, खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बीच में ख भी लिखा होता है कई बार। खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माफी चाहूँगा, खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और साथ में एक और याद रखनी है आप लोगों ने, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? काइस। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कुल्लू में है। अच्छा, एक और है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी कहाँ है? कुल्लू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर लिया है और आप लोगों ने नोट भी कर ली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडोह झील स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडोह झील स्थित है? मंडी में स्थित है। ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, पंडोह झील के बारे में भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पंडोह झील कौन सी नदी पर बनी है? ब्यास नदी पर बनी है। एक बात तो आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है। दूसरी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। कितनी? 14 किलोमीटर लंबी है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में कौन सी, आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील कहाँ है? बिलासपुर में है। कौन से नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कृत्रिम झील कौन सी होती है? कृत्रिम झील उनको बोलते हैं जो मैन मेड होती है, जो इंसानों ने बनाई होती है। जैसे डैम होते हैं, पानी को रोककर जो झील बनी होती है, उसको क्या कहा जाता है? कृत्रिम झील कहा जाता है। और प्राकृतिक झील किसको कहते हैं? प्राकृतिक, एक्सटर्नल साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। प्राकृतिक झील वह झील होती है जो खुद बनी होती है, नेचुरली बनी होती है, उसको प्राकृतिक झील कहते हैं। अच्छा, मैंने अभी डिस्कस की बिलासपुर की कौन सी, गोविंद सागर झील, एक कृत्रिम झील है, मैनमेड झील है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बिलासपुर की गोविंद सागर झील। सतलुज नदी पर बनी है, 88 किलोमीटर है। बिलासपुर वाली झील का बात कर रहा हूँ मैं, गोविंद सागर की 88 किलोमीटर है। कौन सी नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर बनी है। और भाखड़ा नंगल डैम जो है वो इसी पर बना है, आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, अगर हम चंबा की बात करते हैं तो चंबा में कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चमेरा। तो नाम से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को, चंबा चमेरा तो सिमिलर है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, एक और आती है, पोंग झील कहाँ है? पोंग झील कहाँ है? पोंग झील आपकी कांगड़ा जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है ये भी। और पोंग झील को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये पोंग झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाराणा प्रताप सागर बांध जो झील है, महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से किसे जाना जाता है? पोंग झील को जाना जाता है। और ये कहाँ है? कांगड़ा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भाडल ग्लेशियर स्थित है? तो यहाँ पर भाडल लिखा हुआ है, ये भादल है, भादल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा जिले में। अच्छा, कांगड़ा जिले में कहाँ है भादल ग्लेशियर? तो ये है आपका बड़ा भंगाल में। आप लोगों को पता है रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बड़ा भंगाल। तो जो भादल ग्लेशियर है वो रावी नदी को ही जो है पानी मिलता है भादल ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, भादल ग्लेशियर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही है एक ना एक जरूर। तो बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लाहौल स्पीति का ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। कौन सा? बड़ा शिगड़ी। ये लाहौल स्पीति में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 25 किलोमीटर लंबाई ये है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। शिगड़ी जो है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि शिगड़ी किसे कहा जाता है? तो नीचे 4-5 ऑप्शन होंगे। झील को कहा जाता है, माउंटेन पीक का नाम है, पास का नाम है, या फिर ग्लेशियर को कहा जाता है। तो शिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को कहा जाता है। तो बड़ा शिगड़ी जो है वो कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाहौल स्पीति के बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो पेपर में आते हैं। एक है आपका मियार ग्लेशियर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मियार ग्लेशियर, इसको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मियार ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल स्पीति में है, पेपर में पूछा जाता है। एक और है लेडी ऑफ केलोंग, ऐसे आता है क्वेश्चन कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है? नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि पहाड़ है, पहाड़ का नाम है, झील का नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, ऐसे कुछ। तो क्या है लेडी ऑफ केलोंग? क्या है? ये भी एक ग्लेशियर है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है? लेडी ऑफ केलोंग की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा है, माफ़ी चाहूँगा।
मेरे ख्याल इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, फिर भी मेरे इतना ही है। जो म्यार ग्लेशियर है ये तो मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर लंबा है, म्यार ग्लेशियर 15 किलोमीटर। ऐसा पूछा नहीं जाएगा, मेनली ये बड़ा शिगड़ी ही पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर लंबा है बड़ा शिगड़ी जो है, 25 किलोमीटर, क्योंकि सबसे बड़ा ग्लेशियर है इसलिए। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर? ई पेंड्रल मून, ईपी मून लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ई पेंड्रल मून इनका पूरा नाम है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। देखो, अगर हम बात करें, एक होते हैं चीफ कमिश्नर, 1948 की बात हो रही है, आप लोगों को पता है ये चीफ कमिश्नर का टाइम कब था, 1948, 15 अप्रैल 1948, मैंने बताया ही हुआ है। तो एक होते हैं चीफ कमिश्नर, एक होते हैं डिप्टी चीफ कमिश्नर। जैसे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में क्या है, एक सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और एक है डिप्टी सीएम, कौन है? मुकेश अग्निहोत्री जी। तो आप लोगों को पता ही, वैसे ही 1948 में भी क्या थे, चीफ कमिश्नर था एक, जो एनसी मेहता, ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे, 1948 में। इनके साथ में ये एक डिप्टी चीफ कमिश्नर थे, तो वो कौन से? ईपी मून, ई पेंड्रल मून इनका पूरा नाम है, पी से पेंड्रल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेंड्रल, पेंड्रल मून इनका पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और ये दूसरे चीफ कमिश्नर बने थे फिर, पहले ये डिप्टी कमिश्नर थे, फिर बाद में ये चीफ कमिश्नर बन गए थे, ई पेंड्रल मून। इनके बाद आए थे भगवान सहाय। तीन ही चीफ कमिश्नर बने हुए हैं, एक पहला बना था एनसी मेहता, दूसरे बने थे ई पेंड्रल मून, तीसरे बने थे आपके भगवान सहाय 1951 तक। फिर उसके बाद 1951 में भाग सी का राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में आ गए थे उपराज्यपाल। पहला उपराज्यपाल कौन था? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, और मैंने बहुत ही आराम से और सही से बता दिया है। आप लोग नोट कर लेंगे इसको, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। और अगर आप लोगों को फिर भी अभी समझ नहीं आया हो तो आप लोग बुक फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को जैसे ही मैं वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग बुक रख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश निकाल कर, और वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि हिमाचल प्रदेश का अंतिम चीफ कमिश्नर कौन था? तो भगवान सहाय था, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको भी। और ईपी पेंड्रल मून का नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग पूछेंगे कि सर कि ऑप्शन बी में चिरंजी लाल वर्मा जो है ये कौन है? तो चिरंजी लाल वर्मा क्या थे? हिमाचल प्रदेश से पहले राज्यसभा सदस्य थे। मैं फिर से जोर डाल के बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश से पहले राज्यसभा सदस्य कौन थे? चिरंजी लाल वर्मा थे। ये जो ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सारे ऑप्शन डिस्कस करने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग सभी के नाम जान लें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो वो वीडियो से गैदर कर सकें। और पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप लोगों ने क्वालिटी कंटेंट गेन किया है तो वीडियो को जरूर नीचे कमेंट में भी जरूर आप लोग बताया करें कि कंटेंट कैसा है, आपको चाहिए और नहीं चाहिए, जो भी है। और अच्छे से बीएड की एंट्रेंस की तैयारी कर लीजिए। और एचपीयू में आप लोग यहाँ पर आके मिलिए मेरे से अगर, और इस बार जरूर आप लोग एचपीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का जो क्लियर करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ है आप लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच।